चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पहले से इन्होंने क्लियर कर दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगा और डायरेक्शन भी हर जगह सेम रहेगी। बाय द वे उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको अलग से डिस्कस करके बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 × 10⁻³ I कैप। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी है थ्रू आउट। और जो डायरेक्शन है वो है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, प्लस का I कैप है इसलिए अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। यानी कुल मिला के जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई इसकी वैल्यू E वेक्टर इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है हर जगह इतना ही रहेगा और डायरेक्शन इसकी हमेशा अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन रहेगी। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, यानी इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स टोटल कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक क्यूब बनाया, पहले मैं आपको समझा दूं क्योंकि थ्योरम 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए आपको अच्छे से पहले से ही समझ के चलना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये क्यूब ले लिया है, ठीक है। ये जो क्यूब है उसमें कौन सी फेस कौन सी वाली, ये पहले मैं समझा देता हूँ। 1 नंबर वाली फेस ये साइड वाली फेस है, ठीक है। 2 नंबर वाली फेस नीचे वाली फेस है, 3 नंबर वाली फेस आगे वाली फेस है, 4 नंबर वाली फेस टॉप फेस है, 5 नंबर वाली फेस ये इस तरफ की फेस है और फेस नंबर 6 सबसे पीछे की है, पीछे बोर्ड की साइड में, ठीक है। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, वो इसके क्वेश्चन में लिखा है क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब इसकी जो फेसेस हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के होने चाहिए पैरेलल, यानी ये डायरेक्शन हुई y, ये डायरेक्शन हुई x और ये डायरेक्शन हुई z। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये 2 वाली जो फेस है वो xz प्लेन हो गई और ये जो 1 नंबर की फेस हो गई वो yz प्लेन हो गया, है ना। तो yz प्लेन के पैरेलल ये वाला हो गया, तो ये पैरेलल हो गई, ये दोनों yz प्लेन, और ये वाला xz प्लेन, तो ऊपर वाला भी xz प्लेन, इधर वाला प्लेन जो होगा वो xy प्लेन होगा, x y, देखिए x y, तो ये xy प्लेन, तो इसके पीछे पैरेलल वाला भी xy प्लेन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा टोटल फ्लक्स निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर फेस के थ्रू अलग अलग फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है किसी एक फेस के थ्रू फाई बराबर E × a cos थीटा, यानी हर फेस का फ्लक्स आप अलग अलग निकालेंगे। उसके बाद जितने भी फ्लक्स आएंगे, कितने आएंगे? 6 आएंगे। क्यों? क्योंकि फेसेस कितनी है? 6 फ्लक्सेस जो आएंगे उनको आप ऐड कर देंगे। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और स्केलर कैसे ऐड किया जाता है? स्केलर हमेशा विद साइन ऐड किया जाता है। पहले सेकंड लेक्चर से शायद मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था कि स्केलर क्वांटिटीज हमेशा ऐड करी जाती हैं विद साइन। इस प्रोसेस को स्केलर सम या अलजेब्रिक सम कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले मैं फेस नंबर 1 की बात करता हूँ। फॉर फेस 1, पहला फेस के लिए φ1 लिख देते हैं। φ का फॉर्मूला होता है E × a cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये वाला एरिया इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। थीटा कितना हो गया इस केस में? थीटा = 0 डिग्री हो गया, तो इस जगह cos 0 हो जाएगा। तो φ1 की वैल्यू हो गई प्लस का E × a, सॉरी यहाँ 180 है, सॉरी दिस इज 180 डिग्री, सो इट विल बी 180 डिग्री एंड इट विल बी -e। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सीधे जो आपको पहले से पता है वो काम पहले कर लेते हैं। फेस 5 के लिए कर लेते हैं। फेस 5 में थीटा कितना है? थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है ना। तो फॉर फेस 5, 5वें फेस की बात कर लेते हैं। तो φ5 = E × a × cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो φ5 की वैल्यू प्लस का e हो गया। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात कर लेते हैं कौन से फेस की? सेकंड नंबर फेस की। अब देख पा रहे हैं सेकंड नंबर फेस
ये वाली फेस, बॉटम वाली फेस। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है जो कि आपको दिख रहा होगा। और ये जो मेरी उंगलियां हैं ये किसको शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स डायरेक्शन में है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये एरिया वेक्टर हो गया। ये बॉटम फेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो फॉर फेस कौन सा वाला? सेकंड फेस पे, तो phi 2 इज इक्वल टू E इंटू A इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो phi 2 की वैल्यू 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब ऊपर वाले फेस की बात कर लेते हैं। फॉर फेस 4, चौथे फेस की बात करते हैं। चौथा फेस में देखिए क्या है, ये टॉप फेस है, दिख रहा होगा, बड़ा आराम से दिख रहा होगा। इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा की तरह इसी तरह है। हमेशा की तरह क्या मतलब? उन्होंने कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ भी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। वैसे एक साथ ही लिख देना चाहिए था मुझको, लेकिन मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ। तो phi 4 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू A इंटू cos 90, अगेन cos 90 0 होता है, phi 4 की वैल्यू फिर से 0, इक्वेशन नंबर 5। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मामला। देखिए फॉर फेस, अब कौन सी रह गई? ये वाली फेस समझ लेते, बाहर वाली फेस 3। फेस 3 को समझने के लिए डायग्राम पे आप बना नहीं सकते, आप थोड़ा सा ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपका क्यूब है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो जो इस तरफ की फेस 3 है वो ये वाली हुई, दिस इज फेस 3, ये 3 नंबर फेस है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो ऐसे होगा, राइट? गलत तो नहीं कह रहे भाई? ये फेस नंबर 3 है, इसका जो एरिया होगा वो ऐसे हो जाएगा, राइट? और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है? वो इस तरफ है, देख रहे हैं? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर, क्योंकि हम इस फेस की बात करें, फेस नंबर 3, ठीक है। तो एरिया इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, दिख रहा है? 90 डिग्री। ऐसे ही पीछे वाला फेस नंबर 6 पे चले जाइए, ये देखिए जस्ट बैक वाला, ठीक है ना। ऐसे कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये 3 नंबर फेस है, इसके जस्ट पीछे कौन सा फेस होगा? 6 नंबर फेस होगा। तो 6 नंबर फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे आएगा, देखिए ये 6 नंबर फेस है इस तरफ वाली, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे। मैं आपको इधर से आगे दिखा रहा हूँ, ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फेस नंबर 6 है, ऐसे होगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं? देखिए, ओके। तो मैंने लगे हाथ आपको समझा दिया है कि चाहे फेस नंबर 3 हो और चाहे फेस नंबर 6 हो पीछे, ठीक है, दोनों में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। वो यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता इस वजह से, क्योंकि 2D बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से phi, ये कौन सा फेस है? फेस नंबर 3, phi 3 इज इक्वल टू E इंटू A इंटू cos 90 की वैल्यू 0, phi 3 भी 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही आ जाते हैं फेस फॉर फेस विच वन? सिक्स्थ फेस। तो phi 6 जो आएगा वो भी E इंटू A cos 90 आ जाएगा, cos 90 0, phi 6 भी कितना हो गया? 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6। तो बिकॉज टोटल फ्लक्स जो होगा वो phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4 प्लस phi 5 प्लस phi 6 होगा। ये कौन सा सम है? ये स्केलर सम होगा, स्केलर या एल्जेब्रिक सम होगा, जिसमें क्या किया जाता है? विद साइन लिखा जाता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू देखिए पुट करते हैं। phi 1 की वैल्यू टोटल फ्लक्स माइनस का ये हो गया, ठीक है। phi 2 phi 3 केवल phi 5 देखिए, phi 2 0, phi 3 0, phi 4 0, phi 5 जो है प्लस का ये है और ये फिर से 0, तो अल्टीमेटली टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 0। बात समझ में आ गई? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से एक कंक्लूजन भी निकल रहा है, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, वीडियो रिपीट कर करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने पास, कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे भी, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा सरफेस
रखा हुआ है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी चार्ज पहले से मौजूद नहीं है, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो ही आता है। फिर से बोलता हूँ, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक ऐसा क्लोज सरफेस रखा जाता है, क्लोज सरफेस मतलब कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी शेप का किसी भी साइज का क्लोज सरफेस रखा जाता है कि उसके अंदर ज़रा सा भी चार्ज नहीं है, यानी उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ज़ीरो है, तो उस कंडीशन में उस सरफेस के थ्रू, उस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स हमेशा ज़ीरो ही आता है। चलिए, इसके पहले कि हम लोग अगला न्यूमेरिकल करें, हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग सिचुएशन में थीटा कैसे डिसाइड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमेशा की तरह मैं वही बात करूँगा कि इम्पॉर्टेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन दिया जाता है तो अक्सर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा का वैल्यू आखिरकार लेना क्या था। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग डिस्कशन पहले से करके चलना चाहिए, अदरवाइज आगे हमेशा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग हमने डाल दी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीटा इन वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, थीटा क्या होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, बाय द वे मैंने सब लिख दिया है तो आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में अलग से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीटा इन वेरियस सिचुएशंस, पहला पॉइंट मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अगर कभी भी ऐसा बोला जाए डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, इसका मतलब सीधा मतलब होता है बात हो रही है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर की, क्योंकि जो डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, देखिए जैसे ये प्लेन है, मेरा हाथ प्लेन है मान लीजिए, ठीक है, तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन नॉर्मल, जो मेरे प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन ये है, और यही डायरेक्शन मैंने आपको याद करिए मैंने एरिया वेक्टर का बताया था। ठीक है, तो अगर कभी भी ये शब्द बोला जाता है कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, तो इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। अगर दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसा कि मैं प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यानी ई की डायरेक्शन, यानी बोल के कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एरिया वेक्टर में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलते, बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है आपकी, अदरवाइज कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि थीटा ए और ई के बीच का एंगल होता है। चलिए, मैंने तीन अलग अलग केसेस लिए हैं, तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा हूँ मैं, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अलग अलग सिचुएशन से देखिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है प्लेन इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा अगर कह दिया गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लेन ऐसे है। ठीक है, तो प्लेन इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, प्लेन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर ये हो गया। अब आप लोग कहेंगे सर पीछे भी तो मान सकते थे, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस समय मैं इधर से खड़े होकर देखूंगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यानी देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन, लिखा है प्लेन इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन थीटा कितना हो रहा है, 0। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, लिख दिया प्लेन इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं, प्लेन के साथ एंगल नहीं होता, प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल देखा जाता है, यानी प्लेन के एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखा जाता है। ठीक है, यानी प्लेन तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो ई और प्लेन के बीच का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल नहीं लिया जाता है। थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन के बीच में एंगल है। तो नॉर्मल टू द प्लेन यानी एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इट इज डायरेक्शन, थीटा कितना हो गया, 0। जिनको ना भी समझ में आया हो तो अकलमंदी की बात है, याद कर लेना, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो प्लेन इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा थीटा की वैल्यू 0 समझ लेना, याद कर लेना। ठीक है, सेकंड केस बाद में समझेंगे, पहले थर्ड केस को समझ लेते हैं। थर्ड केस में क्या है कि अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है प्लेन इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चे अक्सर कहेंगे प्लेन इज पैरेलल, पैरेलल का मतलब तो 0 डिग्री होता है, बचपन से पढ़ा है। नहीं, प्लेन ऐसे बना है, यानी ये प्लेन है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 ऐसे, वो प्लेन हमारा ऐसे, राइट। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्लेन जो है आपस में हमेशा कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो
इस सिचुएशन में माय डियर क्या होगा बताइए, ये होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर ये प्लेन है तो ये एरिया वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है ही। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर बताइए, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, है ना। तो इसलिए अगर ना समझ में आया हो तो आप इसको रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा प्लेन इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब समझ जाइएगा थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन सा केस है, प्लेन इज इंक्लाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी प्लेन ने इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रखा है, सपोज 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आप फिर जो भी आपको एंगल यहाँ पे होगा वो लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, 90 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी होगी, ठीक है। 180 भी नहीं होगी मान, है ना। मतलब अगर 180 भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, सपोज आपका बड़ा मन हुआ कि नहीं हम एरिया इधर ही लेंगे, ठीक है, हम इधर से खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इधर से खड़े, ठीक है 180 डिग्री हो गया, है ना। तो मतलब कुल मिला के जनरली तो यही होता है, प्रेफरेबली यही है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दिया मुझे, प्रेफरेबली यही होता है कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो हम इधर से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कभी केस आता है, ऐसा कभी सिचुएशन आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप पीछे से खड़े होकर देख रहे हो, तो एरिया वेक्टर आप पीछे से ले लीजिएगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इसी में ऑप्शन है थीटा 0 है 180 का। इस केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू इन दोनों के अलावा, इन दोनों केसेस के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी कंफ्यूज करता है ये स्टेटमेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल वो देखते हैं प्लेन का एंगल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझिएगा, मैं आपको एक केस समझाता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। देखिएगा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में कह दिया एंगल बिटवीन प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री, तो क्या थीटा 60 डिग्री हो गया? नहीं, ठीक है, क्योंकि जो प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसे, राइट। तो ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि प्लेन के साथ एरिया 90 डिग्री पे होगा, तो ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होता है वो होता है, यानी अगर आपको प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 60 दे भी दिया गया, तो आपको दिमाग लगाना है कि प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं लेना है नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जो मैंने भी कंसेप्ट बताया है एंगल देखने वाला, वो इसमें यूज होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन। जो कुछ पीछे पढ़ाया था सब कुछ इसमें यूज हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि E वेक्टर का जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, एंड जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किधर है? वो अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। यानी कि अगर ये XYZ प्लेन मान लिया जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो पहला सवाल है इसमें, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। पहली बात तो स्क्वायर है, तो मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब एरिया जो आ गया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। क्या होता है YZ प्लेन? अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो एक ऐसा प्लेन जिसकी एक एक्सिस y एक्सिस पे हो और एक एक्सिस z एक्सिस पे हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेन को, ऐसे प्लेन सरफेस को हम लोग YZ प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो अब YZ प्लेन की बताइए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, नहीं होगी क्या भाई? ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इस तरफ है। तो बताइए थीटा कितना हुआ है यहाँ पे? 90 डिग्री? नहीं, इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर इधर ही है,
और मैंने कौन सा केस बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल है, याद आया? तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये वाईजेड प्लेन जो है इसका एरिया वेक्टर बीसी डायरेक्शन में होगा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 90 नहीं 0 डिग्री हो गई। बात समझ में आ रही है? तो बस वी नो दैट फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, फाई E इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा। इस वजह से फाई E इज इक्वल टू E का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 एरिया 10 टू द पावर -2 और ये हो गया cos 0 की वैल्यू 1। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ गया है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या आप इसको 30 वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है। देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया था कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर यानी सेम एरिया सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ सेम है, लेकिन नॉर्मल टू इट्स प्लेन। देखिए क्या लिखा है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। यानी नॉर्मल अगर प्लेन ये है तो ये इसका नॉर्मल देखिए आप, ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल ऐसे आएगा, ये झुका हुआ प्लेन है, झुका हुआ नॉर्मल ऐसा आ जाएगा। नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, ठीक है, मतलब ये हो गया नॉर्मल टू द प्लेन। चलो मैं लिख देता हूं, ये हुआ नॉर्मल टू द प्लेन, जो कि क्या होता है एरिया वेक्टर। और दूसरा एक्स एक्सिस बोला गया विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एक तरीके से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल तुम्हें कितना दिया गया है 60 डिग्री, यही तो है नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यानी कि ये मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस ये बीच का एंगल ये हो गया। तो क्योंकि एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर है, इसका मतलब यही एंगल कितना दिया गया है थीटा, यानी डिसाइड हो गया थीटा यही है। तो बस फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है E इंटू A cos थीटा। इस वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 एरिया की वैल्यू 10 टू द पावर -2 और cos थीटा हो गया cos 60 हो गया। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट मीटर या वही 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर आएगा। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, याद है ना, तो डायरेक्शन नहीं लिख सकते। चलिए अभी एक टफ क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखने वालों को टफ लगता है, ऐसा है नहीं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर शोन आर दिस एंड दिस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए केवल x का कंपोनेंट है, y और z का कंपोनेंट नहीं है। यानी यहाँ से ये क्लियर किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड y और z डायरेक्शन में 0 है, x डायरेक्शन में केवल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है थोड़ा सीधा बना देते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ x डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि अगर इस फेस की बात करें, लेफ्ट फेस की बात करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, और राइट फेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए तो अब एक मैटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो x पे डिपेंडेंट है, यानी इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट वाले फेस पे कुछ अलग होगी और राइट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ अलग होगा। आएगा समझ में? तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फ्लक्स इस फेस पे कितना है और इस फेस पे कितना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा यहाँ पे। सबसे पहली बात तो हम इस फेस यानी लेफ्ट फेस के लिए कैलकुलेशन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द लेफ्ट फेस कितनी हो जाएगी, जैसा कि हम जान रहे हैं अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2। बहुत ध्यान देखिएगा, एक्सप्रेशन है अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2, समझिएगा ध्यान से।
यानी लेफ्ट फेस ये जो है वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू a के बराबर होगी, ओरिजिन से यहाँ तक क्योंकि a दिया गया है, यानी इन प्लेस ऑफ दिस x वी विल राइट a। आई बस समझ में। इन द सेम वे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट फेस लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x एक्सिस पे कितनी है, अल्फा x की पावर 1/2। तो अगर गौर से देखा जाए तो इस जगह पर जो x की वैल्यू है वो x इक्वल टू कितना है, 2a होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a, स्क्वायर की साइड a है, तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक फिर से a, यानी 2a, यानी x के प्लेस पे कितना लिखा जा सकता है, 2a। ठीक है, मैं छोटा सा छोटा कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस साइड पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, कई बार कर चुके हम लोग। इस तरफ एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है लेफ्ट फेस पे, वो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, और जो राइट फेस पे थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, ठीक है, तो फाई ऑन द लेफ्ट साइड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा होता है, ई कितना है, अल्फा ए की पावर 1/2, एरिया स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा, एरिया इसका भी, और ए स्क्वायर एरिया इसका भी हो जाएगा, है ना। तो ये इतना हो गया ई इंटू ए इंटू कॉस 180, समझ गए। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको इतने रख लेते हैं, चलिए फिर थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन बाद में कर लिया जाएगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना होगा, ई की वैल्यू यानी अल्फा 2a होल पावर 1/2, एरिया ए स्क्वायर, और कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट क्या है सवाल का, सवाल का पहला पार्ट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो माय डियर मैं आपको ये बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स ये हो गया, राइट हैंड साइड का फ्लक्स ये होगा, बाकी बचे 4 फेसेस, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, हर जगह पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। और जब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो फ्लक्स कितना हो जाता है, 0, याद होगा आपको। ठीक है, हमने आपको पूरा बॉक्स के ऊपर करके ही बताया था। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ऐसे में एंगल कितना हो गया, 90, और जैसे ही cos 90 रखोगे 0 आ जाएगा। यानी एक फेस, 2 फेस, पीछे वाली फेस, तीसरी फेस, नीचे वाली फेस, चौथी फेस, 4 फेसेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो 4 फेस है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 फेसेस। ठीक है, मतलब ये वाली फेस 1 कह देते हैं, और पीछे वाली को 2 कह देते हैं। ठीक है, इस साइड वाले को 3 कह देते हैं, और टॉप वाले को 4 कह देते हैं। ठीक है, 4 पे तो फ्लक्स हो गया 0। अब बचा लेफ्ट वाला और राइट वाला। ठीक है, तो सबका क्या होना है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या होना है, स्केलर या एल्जेब्रिक सम होना है, यानी विद साइन ऐड करना है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जब आप लिखेंगे तो 4 तो 0 हो गए। अब एक है ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला जो है माइनस का होगा, क्योंकि cos 180 ऑलरेडी cos 180, तो इसको मैं कर देता हूँ माइनस, पहले लगा देता हूँ, अल्फा a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका, और राइट वाले का कितना है, ये cos 0 वैल्यू 1 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, अल्फा 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज हैं आपके पास, a की वैल्यू 0.1 मीटर, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, और कुछ सारी वैल्यूज हैं, a अल्फा ही बचा है सिर्फ। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आ गया टोटल फ्लक्स। देखिए कितना आसान है, इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इस जगह पे एंगल देगा, इस जगह पे एंगल देगा। बाकी ऐसी सिचुएशन में बाकी की जो 4 साइड्स होती हैं इनमें फ्लक्स 0 रहता है, वो आपको हम पिछले पहले ही बता चुके, फिर बता दिया। यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो e इंटू ए, ई की वैल्यू, एरिया का वैल्यू क्योंकि स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा, cos 180 इधर आ जाएगा cos 0, ये हो गया। हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, चार्ज, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो मैंने आपको बोला था फ्लक्स पता हो चार्ज निकालना हो, या चार्ज पता हो फ्लक्स निकालना हो, क्या लगाना पड़ता है, गॉस थ्योरम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड। टोटल फ्लक्स की वैल्यू प्लस में आ चुकी है, तो प्लस का 1.05 इज इक्वल टू 1/ε0 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू Q इनक्लोज्ड। तो Q इनक्लोज्ड की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम प्लस का आंसर। चलिए आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, इसकी लेंथ देख के डरना नहीं है, इसमें अलग अलग करके 4 पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें एक सीन क्या है बता दे रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिन है इसका, एक फ्लैट फेस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, एक फेस x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ एक जैसी है, बस दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस डायरेक्शन में है और इस तरफ इस डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से पॉजिटिव तरफ पॉजिटिव है और नेगेटिव तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब हमने एरिया वेक्टर यहाँ पे बनाया तो एरिया वेक्टर इसी तरफ आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी जो राइट साइड का जो फेस है वो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, और जो लेफ्ट साइड का फेस है इसमें भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही आएगी, क्योंकि एरिया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो पहला सवाल है कि दोनों फेसेस से आपको वो निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दें, E A cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे रखा गया है 200, माइनस से मतलब नहीं, यहाँ पे ये वाला जो माइनस का आई कैप है वो नेगेटिव एक्स के लिए शो कर रहा है, x लेस देन 0, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन वाली फील्ड है, ये पॉजिटिव। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्लस का 200 आई कैप यानी 200 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन के आगे और नेगेटिव डायरेक्शन में है पीछे की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो E की वैल्यू 200 है, ठीक है, एरिया की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, फेस का एरिया, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है, ठीक है, जिसका आप एरिया निकाल लेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका आप एरिया निकाल लेंगे। ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, टोटल 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओरिजिन से इधर 10 सेंटीमीटर, ओरिजिन से इस तरफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो E की वैल्यू है, A की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 मैंने बता दी, इतना इधर आएगा और इतना इधर आ जाएगा, दोनों साइड प्लस का आएगा। बी पार्ट में पूछा गया कि साइड वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन से कितना निकलेगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर देखोगे तो इधर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर, तो दोनों ही साइड में, चाहे ओरिजिन की उधर देखो चाहे इधर देखो, दोनों ही केस में थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, जब भी थीटा 90 होता है तो फ्लक्स हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। सी पार्ट में पूछा गया टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का 0 हो गया, इसका ये आ गया, तो 0 प्लस ये कुल मिला के इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल चार्ज निकालना है तो गॉस थ्योरम लगा देंगे, तो फ्लक्स पता है, चार्ज निकल आएगा, ठीक है।